दोस्तों, आज पेश है तुलसी कॉमिक्स की सच्चा झूठा। ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। सज्जनों, अब मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है। चंद्र धर्मपुर राज्य में एक पीताम्बर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। कथा पाठकर वह अपने धार्मिक कृत्य कराकर उसे जो मिलता वह उससे जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन कल्याणी बेटी का सुकन्या का विवाह सिर पर आ गया है। घर में एक पैसा भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा ऐसी हालत में बेटी को कैसे विदा करूं। बेटी अमीर की हो या गरीब की, सबका विवाही जाती हैं। तुम फिक्र न करो, हमारे महाराज निर्मल सेन बहुत ही दयालु हैं। विद्वानों को बहुत आदर करते हैं। तुम उनके पास चले जाओ, वे निश्चित ही तो हमारी सहायता करेंगे। मतबल कि मैं महाराज के पास जाकर उनसे धन की भीख मांगूं। इसे अपनी भीख मानना क्यों कह रहे हो? राजा का काम राजा का काम देना और प्रजा का काम लेना। आप एक आप एक अच्छे काम के लिए पैसे मांगने का संकोच किस बात का? ठीक है कल्याणी, भगवान महाराज से महाराज की विचित्र आदत के बारे में तुम जानती हो। वे उसी की मदद करते हैं जो उनके द्वारा बुद्धिमान की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। यह तो सारा राज्य जानता है। महाराज, मेरी परीक्षा लेनी है। यदि असफल रहा तो मेरी बेटी मेरी बड़ी ही छल्लेदारी होगी। आप हार के विषय में सोचते ही क्यों हो जी? माँ सरस्वती ने आपके जीवन की कामना कर के वहाँ जाना। वह निश्चित ही अपनी सहायता करेंगे। विजय और अमित को भी साथ ले जाना, वे आपको हौसला बढ़ाएंगे। तब हे सरस्वती माँ, हमें वरदान दे कि हम महाराज द्वारा दी गई प्रतीक्षा में सफल हो सकें। तेरा ही सहारा है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती ने उनकी पुकार सुन ली। जाओ पुत्रों, तुम सफलता प्राप्त कर के घर वापस लौटोगे। तीनों राजमहल की ओर चल पड़े। अचानक एक के मन में किसी भी एक भी पैसे की सहायता नहीं मांगी। आज मुझे किसी से मांगते हुए बड़ा विचित्र लग रहा है। सिर दी। महाराज राजमहल के द्वार पर निर्धन ब्राह्मण अपने दो पुत्रों के साथ खड़ा है। वे आपसे मिलना चाहता है। इस समय यह तो हमारे मनोरंजन का है। देख नहीं रहे तो हम अपनी पुत्रियों के साथ चौपट खेल रहे हैं। कहो कि हम कल आकर मिलेंगे। महाराज, मैंने उसे समझाया, पर वे बार बार कह रहे हैं कि उसे महाराज से मिलना है। ओह अच्छा, भेज दो। थोड़ी देर बाद, प्रणाम महाराज, आइए ब्राह्मण देवता पधारिए। तीनों ने हिचकिचाते हुए अपने स्थान ग्रहण किया। आज्ञा दीजिए ब्राह्मण देवता। महाराज, मेरी पुत्री का विवाह है कि तिथि नज़दीक आ गई है। घर में दरिद्रता का वास है, इसलिए आपके पास सहायता मांगने आया हूँ। सहायता के लिए मैं तैयार हूँ। इसके लिए आपको बुद्धि की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसके लिए मैं और मेरे पुत्र तैयार हैं महाराज। ठीक है, तुम बड़े हो, इसलिए सबसे पहले तुम ही परीक्षा लेता हूँ। ब्राह्मण देवता, तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं उस उद्दीर्घ कहानी सुनाऊंगा जिसे सही ढंग से पूरा करना होगा। आप कहानी सुनाइए महाराज। सुनो। एक राजा एक दिन रात को अपने शयन कक्ष में लेटा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। किर यह तो किसी पक्षी की आवाज़ है, बड़ी विचित्र आवाज़ है। उसने सैनिक को बुलाया। अभी कुछ ही देर पहले दक्षिण दिशा से एक परिंदा बोला था।
पता करो कौन सा परिंदा है। जी महाराज। और सेवक महल से बाहर निकला और दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। महाराज ये अजीब है, रात को किसी पता लगाऊं कि उन्होंने कौन सा पक्षी की आवाज़ सुनी है। तभी वो, अरे यह तो स्त्री के रोने की आवाज़ है, यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। वह झाड़ियों में समीप, ओह ये लोग यह आदमी को मार रहे हैं। उसने उन लोगों को ललकारा, दुष्ट प्राण, ठहरो दोस्तों, अभी बताता हूँ तुम्हें। और सेवक उनसे भिड़ गया, भागो। साथ ही यह हालत देखकर तीनों भाग खड़े हुए। तब उस औरत ने बताया, हम परदेसी हैं, कहीं ठहरने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। इन लुटेरों ने हम पर हमला बोल दिया। भाई तुम यहाँ ना आते तो हमारे मार डाल देते। ईश्वर जो करता है ठीक ही करता है बहन। मैं किसी काम से निकला था, खैर तुम्हें किसी धर्मशाला में ठहरा दूँ। और उसके लिए एक धर्मशाला में ले गया। तुम यहाँ आराम से रुक दो। और महल में कुछ पता लगा सेनापति कौन सा पक्षी था? नहीं महाराज, क्षमा करें, महल से निकलते ही मुझे एक स्त्री की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनकर, तुमने जिस काम के लिए भेजा था वह काम पूरा नहीं किया, दूसरे काम में लग गई, अतः तुम्हें कारागार में डालते हैं। सेवक को कारागार में डाल दिया। अगली रात फिर वही परिंदा बोला। आज राजा स्वयं पक्षी की खोज में निकल पड़े। तभी उसे झाड़ियों के पीछे कुछ लोग गिरोह प्रतीत हो रहा है। और समीप जाने पर जैसा हो वैसे महल के गुप्त ठिकाने का पता लगाना है, ताकि विजयनगर का राजा को बताकर उचित इनाम प्राप्त कर ले। तो ये दुश्मन देश के विजयनगर के जासूस है, हमारे महल में घुसने की योजना बना रहे हैं। अभी इनको सबक सिखाता हूँ। और अगले ही पल सिर दी, चारों मारे गए दुष्ट, और राजा वापस महल में लौट गया। उसने उसी समय सेवक को मुक्त कर दिया। हम तुम्हें मुक्त करते हैं सेवक। ब्राह्मण देवता, अब जब राजा सेवक को एक बार दंड दे चुका था तो फिर उसे मुक्त क्यों किया, यह बात बता सकते हो? अभी बताता हूँ महाराज। राजा ने सेवक को मुक्त करने उसने कहा, सेवक तुम निर्दोष हो। परिंदे को पता लगाने के लिए हम स्वयं गए थे। शत्रु गुप्तरों का भांडाफोड़ हो तो कर सके, लेकिन उस पक्षी की जानकारी प्राप्त न करनी रह गई। समय और स्थिति को देखकर चलना पड़ता है, वही तुमने किया सेवक। मान गए ब्राह्मण देवता, तुमने सही प्रकार से कहानी को पूरा किया। हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। अब विजय से कहा, तुम परीक्षा देने के लिए तैयार हुए? हाँ महाराज। तो सुनो, गांव खेड़ा का एक मुखिया हर सुख संपन्न बुद्धिमान था। वह गांव वालों को सेवन्य अनोखे प्रश्न पूछता और बिरजू नामक लड़का उसके हर प्रश्न का उत्तर बड़ी सूझबूझ से देता था। एक दिन, क्या कोई ऐसा दो व्यक्ति ला सकते हो जिससे एक भी सच न बोला हो और दूसरे ने झूठ? ला सकता हूँ महाराज, ऐसे आदमी को मुखिया जी। अगले दिन, सूरज, क्या तुम दोनों आदमी को ले आए? जी मुखिया जी। इससे पहले इसके साथ ही एक आदमी है, दूसरा कहाँ है? क्षमा कीजिए मुखिया जी, आपके प्रश्न के मुताबिक दोनों व्यक्तियों के गुण इस आदमी में मौजूद है। कहीं तुम बोरा तो नहीं गई बिरजू? भला एक आदमी एक साथ सच और झूठ बोलने वाला कैसे हो सकता है? ऐसा ही है मुखिया जी। युग, क्या तुम बता सकते हो कि बिरजू अपनी बात पर क्यों अड़ा हुआ है? एक आदमी सच और झूठ बोलने की कला कैसे हो सकती है? हो सकती है महाराज। कैसे? महाराज, बिरजू मुखिया से सही कहा था।
उसने मुखिया को बताया, मुखिया जी, यह आदमी आज तक न तो झूठ बोल लिया और न ही सच, लेकिन यह जन्म से ही गूंगा है। वाह बिरजू, तब तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुए। युवक, जिस बुद्धिमानी से तुमने कहानी पूरी की है उसे हम बहुत खुश है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। अब निर्मल से जीत ने पूछा, तुम एक परीक्षा के लिए तैयार हो? जी महाराज। तो सुनो, मैं तुम्हें उस समय की कथा सुनाने जा रहा हूँ जब मानव सभ्यता का विकास हुआ ही था। मानव नए नए आविष्कार करके अपनी सुख समृद्धि और वृद्धि करना चला आ रहा था। उसी काल में एक जुलाहा रहता था नाम था बीरस, और उसके दो पुत्र थे, सूरज और चंद्र। अपनी पत्नी का निर्दय हो चुका था उसकी पत्नी का निधन हो चुका था। दोनों की देखभाल उसे ही करनी पड़ती थी। वह दोनों पुत्रों को बड़े नटखट थे और किए दरिया में उलझ जाते थे। और बीरस बड़ी मुश्किल से उन्हें करघरे से निकालता, उनकी सारी बुनाई नष्ट हो जाती। वह दुखी होकर होता, काश इस घर में संभालने के लिए स्त्री होती, कितनी अच्छी होती। और वह बड़े लड़के को काम में पिता की सहायता करने लगे। बड़े होकर लड़के काम में पिता की सहायता करने लगे। बीमारी में फिर बीरस फिर उदास रहता। इस घर में एक भी स्त्री होती तो घर की सजा स्वीकार रखती। मैं कितना भागा हूँ। धीरे धीरे दोनों लड़के युवा हो गए। एक दिन, बीरस भाई, सुना है तुम्हारे विवाह योग्य पुत्र हैं। तुमने ठीक सुना है शंकर भाई, मेरे दोनों पुत्र सूरज और चंद्र। बीरस भाई, फुलवा चमेली नाम की दो विवाह योग्य मेरी पुत्रियां हैं, उनका रिश्ता स्वीकार कर लो। नेकी और पूछ मुझे दोनों रिश्ते स्वीकार हैं और दोनों का विवाह होगा। दोनों बहुएं असल में व्यस्त घर को सजाया। यही तो मैं चाहता था। आज मेरे मन में की साध पूरी हो गई। और इस प्रकार खुशियों भरा एक वर्ष बीत गया। एक दिन पिताजी ने अपने माता पिता से मिलने, पूरा 1 वर्ष हो गया है, हम अपने 1 महीने के लिए उनके पास जाना चाहती हैं। नहीं बहुओं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे जाने से यह घर बसा है, आने से यह बच गया। तुम चली गई तो फिर यह उजड़ जाएगा। ओह, दोनों आँखें उठ रहेगी। एक दिन और बीत गया। एक दिन फुलवा बहन, हम ससुर जी को पुनः अपने माता पिता के पास जाने की आज्ञा मांगनी चाहिए। कुछ दिन समय पहले पिताजी से इजाज़त मांगी थी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझे दोनों बहुओं को जाने से रोकना नहीं चाहिए। मुझे कुछ अद्भुत व अभ्यास उपहार लाने को कहूँगा। वे ला ही नहीं सकेंगी तो वे अपने माता पिता के पास नहीं जा पाएंगी। और उन्होंने दोनों को बुलाया। तुम दोनों अपने मायके जा सकती हो। क्या सच पिताजी? हाँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ फुलवा बहू, तुम अपने मायके से एक कागज में आग, और चमेली बहू, तुम अपने कागज में हवा लानी है। अच्छा पिताजी। मायके जाने की खुशी में जल्दी ही दोनों ने उपहारों की विचित्रता को मुश्किल पर ध्यान न दिया। एक दिन और ध्यान रखना, अगर तुम दोनों ये उपहार नहीं लाई तो घर में की ओर रुख नहीं करना। ठीक है पिताजी। वे दोनों मायके चली गई और फिर भी बीरस उदास रहने लगा। क्या बहुएं विचित्र उपहार ला सकेंगी? यदि नहीं ला सकी तो वे घर आएंगी नहीं और यह घर पुनः उजाड़ हो जाएगा। वे दोनों मायके पहुंची। फुलवा चमेली, तुम दोनों माँ
से लिपट गई। मायके में 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। माँ ससुर जी ने 1 महीने की अनुमति लेकर आई थी, हमारे वापस लौटने का समय हो गया। अच्छा बेटी। तभी फुलवा को याद आया, ओह, पर मुझे तो ससुराल में एक आग कागज में आग ले जानी है। माँ, यह क्या कह रही हो भला? तुम कागज में आग ले जा सकती हो? यह कागज जल नहीं जाएगा? माँ मुझे एक कागज में हवा ले जानी है। ओह, क्या अटपटंग बक रही हो तुम दोनों। हम ठीक कह रही हैं माँ, और उपहार में ही हम ससुराल में प्रवेश कर सकती हैं, अन्यथा नहीं। ओह, उस समस्याओं को हमारे उपहारों में विचित्र ध्यान नहीं दिया। अब हम महसूस हो रहा है कि बिना सोचे समझे हमने ससुर जी से हाँ कर नहीं कहनी चाहिए थी। तुम दोनों ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। ऐसे कागज में भला कहाँ से मिलेंगे? कुछ भी करो माँ, हमारी समस्या का हल करो। तभी, क्या बात है, तुम तीनों इतने परेशान क्यों हो? बात ही कुछ ऐसी है पिताजी। फुलवा ने सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें प्रबंध करके मैं तुम्हारे मई का प्रबंध करके ले चलता हूँ। और बहुत विद्वान निश्चित से तुम दोनों का समस्या का हल कर देंगे। और शंकर अपनी बेटियों को मतई के प्रधान के पास ले गया। आओ शंकर भाई, कैसे आना हुआ? प्रधान जी, तुम बस्ती के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, मेरी बेटी की समस्या का हल कर सकते हो। क्या समस्या है शंकर भाई? इन्हें ससुराल में फुलवा ने एक कागज में आग और चमेली को एक कागज में हवा के लाने को कहा है। क्या ऐसा हो सकता है प्रधान जी? क्यों नहीं शंकर भाई, इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो जल्दी ये समस्या का हल बता दीजिए प्रधान जी, आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। युग, क्या तुम बता सकते हो कि मतई की समस्या के समाधान कैसे किया? सुनकर निर्मल सेन कथन को सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद मती प्रधान वाकई बहुत विद्वान था महाराज। उसने फुलवा और चमेली को समस्या को समाधान इस प्रकार किया। जल्दी लो चमेली, इस कागज को डुलाने से हवा आएगी। इस प्रकार यह कागज तुम्हें अपने ससुर के लिए हवा ले जा सकती हो। चमेली ने उसे डुला कर देखा। सचमुच इस कागज से तो बहुत ठंडी हवा भरी हुई है। तभी, बाबा मुझे ऐसा कागज दो जिसमें आग दे सकूं। हाँ बेटी, मैं तुम्हें भी ऐसी ही वस्तु बनाता हूँ। और मती ने पुन काम में जुट गया और सिर दी। लो बेटी, इस कागज में करिंद से तुम आग ले जा सकती हो। सचमुच आप बहुत बुद्धिमान हो, आपने हमारी समस्या चुटकियों में हल कर दी। फिर दोनों बहनें पंखा व करिंद को लेकर अपने ससुराल पहुंची। क्या तुम दोनों मेरे उपहार लाई हो? हाँ पिताजी, यह कागज में करिंद है। दिन में के समय हम इसे द्वार पर लटका देंगे तो घर की शोभा और बढ़ेगी, और रात को दीपक जलने से यह भी प्रकाशमय हो जाएगा। ओह, तुम बहुत सुंदर है, लेकिन बहू, इस घर में तुम्हारी मुस्कान ही प्रकाश देती है। चमेली कागज का पंखा दिया। पिताजी, इसे भी अपने चेहरे के पास डुलो कर देखिए। और बीरम ने ऐसा ही किया। इसमें हवा आ रही है बहू।
बहू यह पंखा केवल हमारे परिवार को ही सुख नहीं देगा, अपितु दुनिया भर में प्रचलित होकर लोगों को भी सुख देगा। यह सुनकर दोनों मुस्कुरा रही थी। बेटियों, तुम बहुत मूल्यवान उपहार लाई हो, पर तुम दोनों इस उपहारों को अधिक मूल्यवान तो तुम्हारी खुशी है। जब चाहे तुम मायके जा सकती हो। अच्छा पिताजी। और इस कथा को कहकर अजीब चुप हो गया। वाह योग, तुमने बड़े उत्तम ढंग से अधूरी कहानी को पूरा की है। तुम भी हमारी कसौटी में खड़े उतरे हो। धन्यवाद महाराज। ब्राह्मण देवता, अब तुम्हारे दोनों पुत्र अत्यंत बुद्धिमान हैं। तुम्हारी बेटी का विवाह से पूर्व धूमधाम से मेरी एक शर्त है। क्या अब भी कोई शर्त बाकी है महाराज? हाँ ब्राह्मण देवता, बेटी का विवाह करने के तुम इस जिम्मेवारी से तो मुक्त पाल जाओगे। क्या हमें भी इस जिम्मेवारी से मुक्ति नहीं देना चाहिए? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। मैं आपकी कैसे और इस मुक्ति दिला सकता हूँ? तुम्हारे विवाह योग्य दो पुत्र हैं और फिर भी पूछ रहे हो कैसे मुक्ति दिला सकते हो? यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं ठीक कह रहा हूँ ब्राह्मण देवता। तुम्हारे दोनों पुत्र हम दामाद बनाना चाहते हैं। महाराज, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? यह हमारे सोचने की बात है ब्राह्मण देवता, इसकी चिंता तुम न करो। और पिताम्बर ने हिचकिचाते हुए स्वीकृति दे दी। और महारानी को पता चला महाराज ने अपने यह क्या किया। महाराज, साधारण निर्धन युवकों से राजकुमारियों का विवाह तय कर दिया। महाराजा अजीत सिंह ने विजित निर्धन परिवार से अवश्य है, पर वे साधारण नहीं हैं। वे बहुमूल्य नगीने हैं। बुद्धिमानों के उनका कोई स्थान नहीं है। वे निश्चित ही हमारी बेटियों को पति बनने योग्य हैं। और राजा निर्मल सेन ने पीताम्बर की बेटी सुकन्या का विवाह धूमधाम से राजमहल में ही किया। और फिर राजकुमारी पद्मा और रत्ना का विवाह अजित व विजय से हुआ। विवाह के बाद पिताजी महाराज, अब हमें कुछ कहना चाहता हूँ। कहो पुत्र, क्या कहना चाहते हो? महाराज, आप विस्मित में पड़े लोगों की मदद करते हैं, यह बहुत ही सहायक सिद्ध है। पूर्व उनकी परीक्षा लेना छोड़ दे। अच्छा पुत्र, ऐसा ही होगा। समाप्त दोस्तों।